गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 7th क्लास की सोशल साइंस की 12वीं वर्कशीट है, जिसमें हम द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली के जो सुल्तान हैं वो किस तरीके से कर वसूलते थे। कर का मतलब होता है टैक्स, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू यानी कि भूमि पर कितना टैक्स लगाया जा रहा है। आपको इसमें कुछ चित्र नजर आ रहे हैं। कुवत अल इस्लाम, ये एक मस्जिद है जो कि कुतुब मीनार के पास ही स्थित है। कुतुब मीनार आपको ड्राइंग में नजर आ रहा होगा। ये जो मस्जिद है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आर्किटेक्चर का मिश्रण है। इसमें जो मतलब बिल्डिंग की बनावट है ना, आर्किटेक्चर जो है वहाँ का, वो दोनों तरीके का है। उसमें आपको इस्लामिक पैटर्न भी मिल जाएगा और हिंदी जो है यहाँ पर, जैसे मंदिर वगैरह किस तरीके से बनते थे, तो उस पैटर्न का भी इस्तेमाल यहाँ किया गया है। बेगमपुरी मस्जिद जो है बेटा, ये मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में बनवाई थी 1350 में। मोट की मस्जिद, ये मस्जिद मोट भी कहा जाता है इसको। एक्चुअली ये जो मस्जिद है ना, ये सिकंदर लोदी के शासन काल में बनवाई गई थी। वजीर मियाँ भोइया नाम था उनका। वजीर मियाँ भोइया नाम था उनका। इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। और इसका नाम मोट क्यों है? मोट एक दाल होती है, जो दाल के फसल का जो पैसा आया था ना, उससे ये मस्जिद बनी थी, इसलिए इसका नाम जो है मोट मस्जिद रखा गया। मॉस्की ऑफ जमाली कमाली, ये मस्जिद जो है बाबर ने बनवाई थी और यहाँ पर हजरत जमाली जो है वो रहा करते थे और इबादत किया करते थे, जिनके नाम पे इस जगह का नाम रखा गया। बच्चों, इस वर्कशीट में आपको ना जो चीज सिखाई जाएगी, मेनली जो सिखाई जाएगी, वो आपको सिखाया जाएगा टैक्स कलेक्शन। कि उस समय जो थे ना, जो भी शासक रहे, जो अधिकारी रहे, जो ऑफिसर्स थे, वो किस तरीके से जो है टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। उस समय टैक्स किस चीज पे लगता था? बेसिकली जो आपकी जमीन है, लैंड रेवेन्यू, उस पर टैक्स लग रहा है। लैंड रेवेन्यू पर लगेगा, इसका मतलब जो भी आपकी क्रॉप है, जो आपकी फसल है, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। द ओके The early Delhi Sultan, especially Iltutmish, favored their special slave rather appointing aristocrat and land chieftain as governor। जो यहाँ पर ना, जो मतलब कि इल्तुतमिश ने जो कर व्यवस्था है ना, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की। उसने ये नहीं देखा जो पहले से स्थिति चली आ रही थी, सूबेदार वगैरह नियुक्त करने का इसने नहीं सोचा। इसने जो है बंदगान नाम की एक पोस्ट जो है उसको रखा गया। इनका काम था मिलिट्री जो सर्विस है उसको अच्छा करना। द खलजीज एंड Tughlaq continued to use Bandgan and also raised people of humble birth who were often their client to high political positions. They were appointed as general एवं and governors। खलजी और तुगलक जो शासक हुआ करते थे, वो बंदगा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं जो शुरुआत के दिल्ली सुल्तान के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। टैक्स कलेक्शन के लिए बंदगा को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग जो है हाई पॉलिटिकल पोजीशन पर भी इन लोगों को पहुंचा रहे हैं, जैसे कि सेनापति, जनरल्स और गवर्नर्स जैसे पोस्ट भी उन्हें दिए जा रहे हैं। हम स्लेव्स के टाइम में देखते हैं, स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर एंड पैटर्न्स बट नॉट टू देयर हेरर्स। इसका मतलब है कि जो स्लेव्स हैं ना, जो स्लेव्स हैं और जो उनके ऊपर बेस्ड हैं, अगर जैसे किंग है, किंग के प्रति तो वो लॉयल हैं, बट किंग के सन के प्रति लॉयल नहीं है। जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा, कटप्पा जो है वो बाहुबली के बेटे के लिए भी उतना ही लॉयल होता है। लेकिन यहाँ में क्या नजर आ रहा है कि जो किंग है ना, उसके लिए तो लॉयल है, वो कह रहे हैं हाँ तुम हमारे राजा, हम आपके प्रति लॉयल हैं, लेकिन आपके बेटे के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम उसके नौकर नहीं, आपके नौकर हैं। तो ऐसे में जब भी शासन व्यवस्था चेंज होती थी ना, तब वहां पर नए कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टार्ट हो जाते थे। Like the earlier Sultan, the Khalji and Tughlaq monarch appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. These lands were called Ikta and their holder was called Iktadar और मुक्ति। हम क्या देखते हैं कि सुल्तानों की तरह जो खिलजी है, खिलजी और तुगलक शासक है ना, इन्होंने छोटी छोटी
जो सेना रखने का काम करा, इन्होंने ना इक्तादार का एक नई पोस्ट निकाली। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया कि हमारा राजा है, हमारा किंग है, ये अकेला खुद जाकर के हर जगह से तो टैक्स कलेक्ट करेगा नहीं, तो उसने क्या करा, भूमि को कई हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्से पर अपना एक एक जो है इक्तादार बैठा दिया। अब ये इक्तादार क्या करते हैं, ये इस भूमि से, इस लैंड के पोर्शन से टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करके अपना हिस्सा रख के बाकी हिस्सा किंग को दे देते थे। ठीक है ना, तो हर इक्तादार टैक्स कलेक्ट करके इस लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके अपना हिस्सा रख के किस जो है किंग तक बाकी पैसा पहुंचा देता था। अब जो इक्ता है, इक्तेदार जो है, वो कौन सा पैसा लेता था, जो भी पैसा वो कलेक्ट करता था ना, उसमें 3 हिस्से हुआ करते थे। 3 हिस्से, एक तो वो मिलिट्री का जो भी खर्च वो कर रहा है ना, उसके ऊपर खर्च करता था, जो भी मिलिट्री पे खर्च कर रहा है, सेना की एक टुकड़ी वो हमेशा बना के रखता था। दूसरा, वो खुद की सैलरी रख लेता था, भाई वो फ्री में काम थोड़ी ना करेगा। और तीसरा, वो किंग को जो पैसा होता था वो दे देता था। इस तरीके से जो इक्तादार है ना, वो अपनी भूमि से पैसा कलेक्ट करके उसके 3 हिस्से करता। एक हिस्सा जो है आर्मी पे लगाता, एक हिस्सा वो अपनी सैलरी लेता और एक हिस्सा वो किंग को दे देता। The duty of the Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their इक्तास। जो मुक्ति है ना, मुक्ति का मतलब है इक्तादार, उस इक्ता का मालिक जिसको टैक्स कलेक्शन के लिए ऑलरेडी जो है किंग द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर वो मिलिट्री जो कैंपेन्स होते, जो भी सैन्य अभियान होते, उसका हेड बनता था ये। और इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्ति कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी, दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू। इसमें वही चीज़ बताई गई है कि जो भी वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, उसमें से वो खुद के लिए सैलरी रख लेता था और अपने सोल्जर्स को भी उसी में से पैसा देता था, और जो बाकी पैसा होता था वो किंग के पास पहुंचा देता था। तो इस तरीके से किंग खुद जाए बिना लोगों के इन मुक्तियों के थ्रू टैक्स कलेक्ट कर लिया करता था। कंट्रोल ओवर मुक्तिस was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned ikta for a short period of time before being shifted। मतलब कि है जो कंट्रोल, मुक्ति पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपने कह दिया कि इस भूमि से या इस लैंड रेवेन्यू आपको कलेक्ट करना है इस पोर्शन से। अब जो इक्तादार है ना, वहाँ की जितनी जनता होगी ना, वो इक्तादार को ही अपना मालिक, अपना राजा समझना शुरू कर देगी, अगर वो इक्तादार कई सालों तक वहीं पर काम करना शुरू कर दे। तो अगर किसी कोई दादा है, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, हर कोई इक्तादार अगर इस तरीके से काम करेगा तो राजा को लोग भूल ही जाएंगे, क्योंकि पैसा तो कलेक्ट इक्तेदार कर रहा है। तो वो उसकी जो सिचुएशन है ना, वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। तो किसी की सिचुएशन ऐसे पावरफुल ना हो, इसके लिए क्या किया जाता था कि एक तो इनको वंश के अकॉर्डिंग नहीं रखा जाता था। ये नहीं कि बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बाद नहीं, और बहुत कम पीरियड के लिए इनको जो है इक्ता दिया जाता था। अगर आपको इक्ता दिया जा रहा है तो वो ट्रांसफ़र होते थे, ये नहीं कि आपको ये पूरी ज़िंदगी के लिए एक ही इक्ता मिल गया। कुछ वक्त के लिए इसमें, तब जब तक आप अपनी पैठ बनाएंगे, अपने आप को वहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे, तब तक आपको दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, फिर तीसरी जगह भेज दिया जाएगा। ऐसे में क्या है, आप अपने आप को ना कहीं भी एक बहुत ही मजबूत सिचुएशन में नहीं डाल पाओगे। आप किंग को ना चुनौती नहीं दे पाओगे कि भाई हम यहाँ के एकता के मालिक हैं, आ जाओ लड़ लो। तो किंग जो है वो चाहता था कि इस तरीके के झगड़े ना हो, इसीलिए उसने इस तरीके की नीति अपनाई कि शॉर्ट टाइम के लिए उन्हें जो है एकता दिया जाता था, और वो भी हायरार्कियल नहीं होता था, हायरार्की सिस्टम नहीं था इस पे। Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. अलाउद्दीन खिलजी का टाइम में सारा कंट्रोल जो टैक्स कलेक्शन का था वो शासकों ने अपने हाथ में ले लिया। द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्सन, जो लोकल जो सामंत हुआ करते थे ना, उनसे कलेक्शन का जो अधिकार, पहले वो कलेक्ट करते थे, वो कैंसिल कर दिया गया, अब इनको भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमने क्या देखा, सारा का सारा कंट्रोल जो है शासक ने अपने हाथ में ले लिया। यहाँ पर वो 3 तरीके का टैक्स वसूलता था। फर्स्ट टैक्स जो था वो कल्टीवेशन पे लगा हुआ था, जिसे हम खराज कहते हैं।
खराज जो टैक्स था वो 50% लगा हुआ था। मतलब आपकी क्रॉप आपने कल्टीवेशन किया एग्रीकल्चर में, आपको जितना भी टोटल आपके पास प्रोडक्शन हुआ उसका आपको 50% जो है शासक को यानी किंग को देना पड़ेगा। अगर आपने 10 kg जो है गेहूं उगाया है तो आपको 5 kg गेहूं जो है किंग को देना पड़ेगा। ये खराज कहलाता था। ठीक है, खराज कल्टीवेशन पर टैक्स लगता था। दूसरा है कैटल्स पे, जो अभी आपके जानवर है ना उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा कि आपके पास कितने जानवर, कितनी गाय, कितनी भैंस, कितने जो मवेशी हैं आपके पास। तीसरा टैक्स हाउस के ऊपर लगता था, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लगता था। तो हमने इस वर्कशीट में क्या पढ़ा, टैक्स कलेक्शन किस तरीके से किया जा रहा था, इक्ता के थ्रू, इक्तेदार के थ्रू टैक्स कलेक्शन हो रहा था। चलिए क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। If you were an इक्तादार in the सल्तनत period, which duty you would have to perform? अगर आप इक्तादार होते सल्तनत टाइम में तो आपको क्या लगता है कि आपको अपनी ड्यूटी में क्या परफॉर्म करना पड़ता, क्या करना पड़ता? If we were इक्तादार in the सल्तनत period, then we would have to do the administrative and military work of our ikta, and from the revenue to be received from the ikta after deducting of salary and administrative military expensive, the remaining amount would have to be deposited in the सुल्तान ट्रेजरी। मतलब कि जो भी सुल्तान है उसके द्वारा हम जो भी काम करेंगे उसमें हम प्रशासन का काम करेंगे। जो हमें इक्ता मिली है, इक्ता का मतलब है वो लैंड का एक पोर्शन जो मिला है, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करेंगे, प्रशासनिक काम करेंगे, मिलिट्री का काम करेंगे, और जो भी हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया है उसमें से अपनी सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो मिलिट्री का एक्सपेंसेस है उसे अपने पास रख लेंगे। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हम सुल्तान तक पहुंचा देंगे। एक्सप्लेन द की फीचर ऑफ टैक्सेशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में टैक्सेशन यानी कि कर किस तरीके से कलेक्ट किया जाता था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ Alauddin Khilji, the work of assessment and collection of land revenue was taken under the control of the state. स्टेट ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था सारा टैक्स कलेक्शन का जो भी सिस्टम था। जो फ्यूडल लॉर्ड थे, जो उस समय सामंतवाद के जो सामंती थे, सामंत जो हेड होता था उस समय, उसे भी भूमि का, उसके पास भी भूमि का टुकड़ा हुआ करता था, वो भी पैसा कलेक्ट करता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे तो उनकी पावर को ख़त्म किया गया। उन लोगों से जो है टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार था वो छीन लिया गया और इनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। हम देख रहे हैं 3 तरीके के टैक्स थे। एक खराज था, खराज जो कि एग्रीकल्चर यानी कल्टीवेशन के ऊपर लगता था, ये 50% जो है जो भी उपज होती थी उसका देना पड़ता था। दूसरा है कैटल यानी कि जो भी आपके पशु हैं उसके ऊपर। तीसरा आपके जो भी आपकी संपत्ति है हाउस वगैरह पर जो भी टैक्स लगता है। तो हमने इस वर्कशीट में पढ़ा टैक्स कलेक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।